और सबसे बड़ी बात ये इसमें सबसे बड़ी खबर ये है कि राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परमानेंट सदस्यता के लिए भी समर्थन की बात कह दी है। किशोर, ये अमेरिका का पुराना स्टैंड है, या अमेरिका का नहीं, जो भी G7 के ज्यादातर देश हैं उनका ये स्टैंड है, भारत का समर्थन करते हैं। जो भारत की राह में रोड़ा है, वो रोड़ा है आपका पड़ोसी चीन। वो रोड़ा अटकाता है कि ये न बने ये माफ कीजिएगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर। लेकिन अमेरिका ने समर्थन किया और खासकर ये मैसेज दिया है जो बाइडेन ने इस बैठक से। एक तो ज्वाइंट स्टेटमेंट 29 बिंदुओं का था, चंद्रयान और तमाम चीजों पे भारत को बधाई दी है, G20 में भारत के नेतृत्व की तारीफ की है, और कितनी बड़ी कूटनीतिक एकता का संदेश चीन को खासकर दिया गया। इस क्वाड पे बात हुई है। ये चीन, देखिए, इस पूरे G20 में घूम फिर के एक बहुत बड़ा फैक्टर चीन है, शी जिनपिंग का नाम। क्योंकि चीन, किशोर कह रहा हूँ, चीन वहां भी पहुंच जाता है जहां जरूरत नहीं है। जैसे यूक्रेन के मसले पे लड़ाई चीन रूस की है। पिछले बार बाली में रूस का तो बनता है कि आप नहीं लाइए यूक्रेन को, वो चीन वहां इसलिए पहुंचा है, सब ये समझ रहे हैं क्योंकि चीन अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका का एक काउंटर बन रहा है। तो जहां रशिया यूक्रेन में अमेरिका एक पहुंचने से दिक्कत नहीं है, यू टर्न लेने से दिक्कत है, पाला बदलने से दिक्कत है। विदेश मंत्री ने साफ कहा था कि दो राष्ट्र ऐसे हैं। रूस का तो बनता है कि आप यूक्रेन की बात G20 के कम्युनिक में मत कीजिए, लेकिन चीन बदल गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और चीन ही महत्वपूर्ण रोड़ा अटका रहा है। और यही नहीं, सिर्फ यूक्रेन के मसले पर ही नहीं, भारत के तमाम जो मसले हैं उस पर चीन की तरफ से पेंच फंसाया जा रहा है। संदीप, अगर हम लोग बात करें कि दोनों के दोनों जो हैं, जो रशिया और चाइना, दोनों के दोनों कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, विचारधारा थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लैंड बाउंड्रीज उनकी बहुत ज़्यादा मिलती है, और जितना भी अभी तक उनका अगर ट्रेड की बात करें वो भी पुराना रिलेशनशिप अब भी, हालांकि रशिया की बहुत सारी ज़मीन उसने भी दबा रखी है। ऐसा नहीं है कि जो मैप वाला इशू हुआ उसमें भी ये बात कही जा रही थी कि सिर्फ हम ही लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, बाकी लोगों ने भी ऑब्जेक्शन किया, जिन की ज़मीन उन्होंने हड़प रखी है। लेकिन उसकी एक मजबूरी है कि एक पड़ोसी होने के नाते उसके साथ रिश्ते ठीक रखने होंगे। आपको याद होगा कि किस तरीके से, देखिए, वो रूस की मजबूरी। अब पॉइंट ये है कि अमेरिका जो है वो जब ये रशिया यूक्रेन वॉर होती है तो एक काउंटर बैलेंस भी तो अमेरिका ही नहीं है, पूरा G7 और पूरे जो विकसित देश हैं, ये वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, पश्चिमी देश जो हैं, जो यूक्रेन के साथ खड़े हैं इस वक्त, या नेटो कह लीजिए, और नेटो के अलावा जो, तो वो एक काउंटर बैलेंस ढूंढ रहे हैं, और वो काउंटर बैलेंस इंडिया में मिल रहा है, दिख रहा है, और ये एक हमारे को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी एक तरह से देता है। और उस अपॉर्चुनिटी को हमारी इस वक्त की पॉलिटिकल लीडरशिप ने, डिप्लोमेटिक लीडरशिप ने बहुत अच्छे तरीके से न सिर्फ भुनाया है बल्कि भारत की अहमियत को बिल्कुल स्टैम्प कर दिया। और इसीलिए जैसे अभी शुरुआत में हम लोग बात कर रहे थे कि अफ्रीकन यूनियन को प्रधानमंत्री ने बीच में ग्लोबल साउथ की एक समिट कर दी, 125 देशों की वर्चुअल थी वो समिट, वो कर दी ताकि अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया जा सके। अब अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने से आपको फायदा यह है कि 55 सदस्य है, कुछ सदस्य उनके निलंबित भी है आज की तारीख में, वो अगर शामिल होते हैं तो वहां चीन का प्रभाव कम होगा, क्योंकि चीन वहां ऋण देता है, उनको अपने चंगुल में फंसाता है। इसीलिए अफ्रीकन यूनियन के प्रस्ताव को वेस्टर्न कंट्रीज ने समर्थन दिया। चाइना का जो इकोनॉमी है वो लोन पे बेस्ड है, बहुत सारे कंट्रीज को लोन देता है सिर्फ अपने फायदे के लिए। अगर हम लोग देखें कि सिर्फ खास तौर पे कि ये नहीं है कि अफ्रीकन कंट्रीज भी कम से कम 50% अफ्रीकन कंट्रीज है जिनको वो लोन दे रहा है, उनकी ज़मीन ले रहा है, वहाँ पे जो खनिज है उनका दोहन करना चाह रहा है वो, तो उसका तो मेन फोकस यही है। और जैसे बताया जा रहा है कि अगर शी जिनपिंग यहाँ पे नहीं है तो उसके पीछे की वजह यह है कि जो वर्ल्ड बैंक का एक सिस्टम है कि आप लोन दे सकते हो, इजी हो जाएगा, लोन देना इजी हो जाएगा। तो ऐसे में अगर लोन देना इजी हो गया, सबके लिए अच्छा हो गया, मतलब तो ये बहुत अहम पॉइंट ये कि कई देशों के लिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ बने इसलिए थे कि जो देश आर्थिक तौर पे मुश्किल में है उसको उबारा जाए, और इसीलिए सुधार की बात हो रही है कि आसानी से अगर गरीब देशों को लोन मिल जाएगा तो वो चीन के पास नहीं जाएंगे। और इसीलिए अगर अफ्रीकन यूनियन शामिल हो जाएगा यूरोपियन इसमें G20 में, तो वो अपनी बात रख सकेंगे। और अगर भारत उसमें पहल करके उनको शामिल करवा लेता है, जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज का समर्थन भी है, तो भारत की पहुंच दुनिया में और ताकत उसकी अधिक हो जाएगी दुनिया के। मतलब ये वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और इनसे अगर पैसा मिलना, ऋण मिलना आसान हो जाए छोटे देशों के लिए, तो वो चीन जैसे देशों के लिए निर्भर न रहे, उनकी श्रीलंका जैसी हालत ना हो।
श्रीलंका को, हालांकि जब श्रीलंका को पैसा दिया तब वो कोई उसकी इकोनॉमी डिस्ट्रेस में नहीं थी, लेकिन श्रीलंका को दुनिया देख चुकी है। बांग्लादेश एकदम टाइम पे संभल गया एक तरह से। अब मान लीजिए पाकिस्तान तो खैर आप देख ही रहे हैं कि क्या हाल हो रहा है वहाँ पे। ये और अफ्रीका में कई देश हैं, अफ्रीका में कई देश हैं जो इतने डिपेंडेंट हो गए चीन के इस आसान लोन पे। तो एक तरह से दुनिया का साहूकार सा बन गया वो, और वो साहूकार बन के जिस तरीके से साहूकार आसानी से पैसा देते थे, टाइम तो दे देता है। और उसके बिल्कुल चीन का जो उदाहरण है वो बिल्कुल चीनी ऐप वाला ही उदाहरण है कि जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर अपना जाल फैलाया था, जो लोन वाले ऐप थे, लोन लेने लगे थे कि वो आम लोगों को जैसे लोन दे रहे हैं वैसे ये देशों को दे रहा है। और उस समय आपको कोई उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है दुनिया में। जैसे देश में तो आप अपने देश के लिए प्रोजेक्ट बनाते हैं, दुनिया में प्रभाव स्थापित करने के लिए आप प्रोजेक्ट। उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जिसके तहत 90 से अधिक देशों को उन्होंने ऋण दिया है। और अगर अफ्रीकन यूनियन के देश शामिल होते हैं, वर्ल्ड बैंक IMF में सुधार होता है, तो उस इनिशिएटिव पे हमला है। इसीलिए चीन नहीं चाहता कि अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो और वर्ल्ड बैंक और IMF में सुधार हो। तो चीन की बात हो गई किशोर। अगर चलिए अब चीन से हम अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमने बाइडेन साहब की बात कर ली और ऋषि सुनक भी पहुंचे, और ऋषि सुनक पहुंच के उन्होंने मंदिरों की भी बात की, और हिंदू की भी बात की, प्राउड हिंदू की भी उन्होंने बात की, और ये भी कहा कि वो आज मंदिर भी इस अपने दौरे के दौरान वो मंदिर के दर्शन करने भी जाएंगे।